हिंडनबर्ग की 106 पन्नों की आई रिपोर्ट के बाद से अडानी ग्रुप लगातार विवादों में है। रिपोर्ट के बाद से अडानी के शेयरों में काफी गिरावट दर्ज की गई है। शेयर में हो रही गिरावट की वजह से अडानी को काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अडानी दुनिया के 20 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची से बाहर हो गए हैं। विवादों में घिरे अडानी ग्रुप को दिए गए लोन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बयान दिया है। वित्त मंत्री निर्मला ने कहा कि अडानी ग्रुप को नियमों के तहत ही लोन दिया गया है। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि अडानी ग्रुप को तय सीमा से अधिक का लोन भी नहीं दिया गया है और आरबीआई की बैठक में दिए गए लोन की समीक्षा की जाएगी। तो वहीं हिंडनबर्ग की आई रिपोर्ट के बाद शुरू हुए विवाद के बीच एसबीआई और आरबीआई ने बड़ा बयान दिया है। अडानी ग्रुप विवाद के बीच आरबीआई ने कहा कि अभी के आकलन के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर स्थिर है, बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है। एसबीआई बैंक ने अडानी ग्रुप के लोन को लेकर किसी भी तरह की चिंता की बात नहीं कही है। इस बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दावा किया है कि शेयरों के दाम में गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप की पूंजी जुटाने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। हालांकि एक दूसरी रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि अडानी की कंपनियों को लेकर अभी उसकी रेटिंग प्रभावित नहीं होगी। तो वहीं कांग्रेस अब भी अपनी मांग पर अड़ी हुई है। कांग्रेस मांग कर रही है कि इस मामले की जांच जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की मांग की है। तो वहीं राहुल की चिट्ठी पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कश्मीरी पंडितों को लेकर के चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की अपील की है। राहुल गांधी ने पत्र में लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि मंडल ने मुझसे मिलकर अपने दुखद हालात बताए। आतंकियों की टारगेटेड किलिंग के शिकार कश्मीरी पंडितों को बिना सुरक्षा गारंटी घाटी में जाने के लिए विवश करना निर्दयी कदम है। आशा है आप इस विषय में उचित कदम उठाएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पर आरोप लगाते हुए लिखा है, जब कश्मीरी पंडित अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांग रहे थे, तब उपराज्यपाल जी द्वारा उनके लिए भिखारी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस पर पलटवार करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि मैं किसी को भिखारी नहीं कह सकता। कुछ लोग आते हैं, मनोरंजन करके चले जाते हैं। बिल्कुल आदित्य, देखिए वक्त पे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते नजर आते हैं। हालांकि ये पूरा मामला जांच का विषय है, जांच भी जारी है। और रामचरितमानस और दलितों पर हो रही राजनीति में बीएसपी प्रमुख मायावती की भी एंट्री हो गई है और अब सपा नेता रामगोपाल यादव ने पूरे विवाद को लेकर बीजेपी को घेरा है। दरअसल सपा नेता रामगोपाल यादव ने रामचरितमानस विवाद को लेकर के बीजेपी पर जुबानी प्रहार किया है। रामगोपाल यादव अब गोवर्धन एक कार्यक्रम में यहां पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने पूरे विवाद पर बोलते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है। गर्व से कहो हम वो कोई नहीं, रामचरितमानस के ऐसा है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों का इंटरेस्ट इसमें करने का होता है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। मैं तो उसमें जितनी अच्छी चीज़ें उन सबको मानता हूँ, खराब है उसकी चर्चा नहीं करता। मानते सर कुछ चीज़ें खराब भी है? नहीं, वो आप उस पर करो एनालिसिस, हमें क्या जरूरत है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है सर एमएलसी चुनावों को लेकर के समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, डूबता हुआ जहाज। मौर्य जी खुद चुनाव हार गए थे, तब भी उनका भविष्य बना हुआ। हारे कि नहीं हारे, सब जीते वे हार गए। तो इस तरह के लोगों की बात का न जनता। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और हिंदू संगठन और बीजेपी से लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर नए नए पोस्टर लग रहे हैं। सपा दफ्तर के बाहर पंडित अवधेश शुक्ला ने गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं का पोस्टर लगाया, जिसमें लिखा गया कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। गर्व से कहो हम शूद्र हैं के बाद अब गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं के पोस्टर भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगना शुरू हो गए हैं। सपा कार्यालय का मेन गेट है, जिसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं ये जो पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, उसमें लिखा है गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं लेकिन बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उस चौपाई में कुछ शब्द गलत हैं उसका विरोध कर रहे हैं। और ये पंडित अवधेश शुक्ला है, पूर्व सपा नेता, नवी मुंबई महाराष्ट्र के, इनका ये पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। हालांकि सपा कार्यालय के चारों तरफ की तस्वीर एक बार अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि दिखाएं कि वो जो पोस्टर्स लगे हुए हैं
जिसमें लिखा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, और एक तरफ पोस्टर अछूत का लगा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है कि शूद्र समाज की जो बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। इस तरीके के जब भी आप पार्टी कार्यालय के सामने से निकलेंगे तो शूद्र वाले पोस्टर आपको दिखाई देंगे, लेकिन उन सब के बीच एक ब्राह्मण है, उन्होंने अपना पोस्टर लगा दिया है और लिखा है कि हम गर्व से कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं। कैमसन अमर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर विवाद जारी है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। हालांकि इस विवाद पर बसपा की मुखिया मायावती दोनों दलों को घेरने में पीछे नहीं है। मायावती ने रामचरितमानस पर खड़े विवाद के बहाने एक बार फिर से सपा को गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई है। साथ ही अखिलेश को खुद के गिरबान में झांकने की नसीहत भी दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर टिप्पणी से यूपी की सियासत में आया उबाल अब तक शांत नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो सीएम योगी से पूछेंगे कि वो शूद्र हैं या नहीं। तब तक ये विवाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी में था, लेकिन बीएसपी भी अब इस लड़ाई में कूद गई है। मायावती ने इसको लेकर ट्वीट कर अखिलेश को लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी। मायावती ने लिखा, सपा प्रमुख द्वारा उनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के 2 जून 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। मायावती के हमले के बावजूद अखिलेश ने जाति व्यवस्था को हथियार बना लिया है। जो बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं, उन्हें भेदभाव और किस तरीके से खासकर पिछड़े, दलित और अनुसूचित जनजाति के साथ भेदभाव हो रहा है, हर संस्थाओं में किस तरीके से इन्हें बाहर किया जाए, वो काम ये सरकार करे। जाति व्यवस्था पर अखिलेश की इन बातों में बीजेपी को उनकी बेचैनी नजर आ रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर के बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। देश के अलग अलग हिस्सों में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए और जनता तक अपनी सरकार की बात रखने के लिए केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ बीजेपी नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज झारखंड के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर अमित शाह की पत्नी भी उनके साथ मौजूद रहीं। अमित शाह के देवघर मंदिर पहुंचने पर मंदिर के 11 पंडितों ने शंखनाद से उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर मंदिर परिसर को रंग बिरंगे फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया। अमित शाह बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद अमित शाह दोपहर 2 बजे देवघर से संताल परगना तक की 3 लोकसभा सीट यानी कि गोड्डा, दुमका और राजमहल के लिए विजय संकल्प महारैली की चुनावी बुगल फूकेंगे। और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने एक फैसले से असम में बाल विवाह करने वाले लोगों में दहशत ला दी है। असम पुलिस तेजी के साथ बाल विवाह करने वाले आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल रही है। और इस अभियान के तहत पूरे राज्य में 4074 मामले दर्ज किए गए। वहीं 51 काजी और पुजारी समेत कुल 2000 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। बाल विवाह के मामलों पर असम सरकार का एक्शन जारी है। बाल विवाह करने और करवाने वालों की लगातार गिरफ्तारी जारी है। पुलिस की हिरासत में खड़े लोगों पर बाल विवाह करने का आरोप लगा है। असम की पुलिस ने पूरे राज्य में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के पास ऐसे 8000 से ज्यादा लोगों के नाम हैं, जो कि इस जुर्म में शामिल हैं। अगले 4 दिन तक पुलिस की ये कार्रवाई जारी रहेगी। कई ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने 10 साल पहले बाल विवाह किया था। अब इन पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। शंकर दास, वाइफ का एज कितना है? अभी तो 19 चल रहा है। 19 तो 2 महीने कम है। 19 में खुशेगा। कब शादी किए थे? 1 साल 2 महीने हो गए। 2 महीने या 3 महीने के करीब गया है। अच्छा, उस समय 18 साल से कम थी वाइफ? 18 साल तो मैंने 18 साल था, लेकिन थोड़ा सा कम, एक महीने के 15 दिन ऐसे कम था। असम के डीजीपी ने पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में सबसे ज्यादा 137 गिरफ्तारियां बिस्वनाथ जिले से की गई है। पंजाब के 36 प्रिंसिपलों का पहला बैच आज सिंगापुर रवाना हो गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ से बैच को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सीएम मान ने कहा कि सीएम केजरीवाल का सपना पूरा होगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आज प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए 36 प्रिंसिपलों के पहले बैच को सिंगापुर के लिए रवाना किया। इस मौके पर सीएम मान ने कहा कि ये पंजाब की शिक्षा में क्रांतिकारी दिन है। आज पहले बैच में 36 प्रिंसिपल जो पंजाब भर से चुने गए हैं
सबसे पहले सीएम मान ने उनसे मुलाकात की और उन्हें विदेश जाने के लिए फ्लैग ऑफ किया। ये सभी प्रिंसिपल 6 से 10 फरवरी तक सिंगापुर में प्रोफेशनल टीचिंग ट्रेनिंग सेमिनार में शामिल होंगे। 11 फरवरी को टीचर का ये बैच वापस आएगा। पंजाब सरकार ने शिक्षा का स्तर उठाने के लिए 5 दिन की ये ट्रेनिंग का आयोजन किया है। सीएम मान का कहना है कि इस प्रोफेशनल ट्रेनिंग से बच्चों की शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। सीएम केजरीवाल का सपना पूरा होगा और पंजाब के स्कूलों को नंबर 1 बनाएंगे। पंजाब पुलिस गैंगस्टर्स और उनके साथियों पर शिकंजा कस रही है। पंजाब के अलग अलग इलाकों में पुलिस छापेमारी कर रही है, जिसमें पुलिस के हाथ कई अहम सबूत भी लगे हैं। पुलिस का मकसद गोल्डी बरार और बिश्नोई गैंग से जुड़े साक्ष्य हासिल करना है, जिसके लिए बिश्नोई और बरार के मॉड्यूल से जुड़े लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने रेड को प्लान किया। पंजाब में इन दिनों गैंगस्टर्स और उनके मददगारों पर पंजाब पुलिस का एक्शन जारी है। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के करीबियों पर लगातार छापेमारी की। पुलिस की 200 टीमों के 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने 1400 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की है। पुलिस के मुताबिक बिश्नोई और बरार के मॉड्यूल से जुड़े कई लोगों से पूछताछ के बाद ऑपरेशन की योजना बनाई गई थी। इस छापेमारी में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और इनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। पुलिस को कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी मिला है, जिससे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही पुलिस ने विदेशों में रहने वाले उनके परिवार के सदस्यों की ट्रैवल डिटेल्स भी ली हैं। साथ ही उनके बैंक स्टेटमेंट का भी ब्यौरा लिया है। पंजाब पुलिस ने मार्च 2022 से 160 आतंकवादियों या कट्टरपंथियों की गिरफ्तारी के साथ 25 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। वहीं गैंगस्टर्स की बात करें तो पंजाब पुलिस ने 555 गैंगस्टर और अपराधियों को गिरफ्तार कर 140 गैंगस्टर मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को संत समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद भी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हो गए हैं। स्वामी ज्ञानानंद स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री का बचाव करते दिखे। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के काम को सही ठहराया और उसे सनातन के हित में बताया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद उतर आए हैं। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हो रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं और करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। हिंदू धर्म मात्र के लिए संतों के साथ साथ सभी लोगों को कार्य करना चाहिए। जगत के मानव मात्र को इसको आगे आना पड़ेगा। इसके लिए भिन्न भिन्न ये अपने को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अमुक वर्ण का हूँ या मैं अमुक संप्रदाय का हूँ। इसके साथ ही स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कराने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे सब्र का इम्तिहान न लें। ईसाइयत अर्थ और काम के प्रभाव से बढ़ती लगा रहे हैं, लेकिन अर्थ शांति देने वाला नहीं है। उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि आप जहां थे आप वहीं वापस हो जाइए। साथ ही स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम सबको एक साथ रहना चाहिए। बढ़ते आगे, दिल्ली के सुल्तानपुरी में 2 अज्ञात हमलावरों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि 2 बदमाश बाइक से घर के दरवाजे के सामने उतरते हैं और फिर फायरिंग करते हैं। दरअसल हमले के दौरान 2 बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था। इसी वजह से उनके चेहरे की पहचान नहीं हो सकी है, मुश्किल सामने आ रही है। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हमले के वक्त गेट के आसपास कोई मौजूद नहीं था। तस्वीरें दिखाते हैं रिपोर्ट में। दिल्ली के सुल्तानपुरी में 2 अज्ञात हमलावर ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 2 बदमाश बाइक से इस घर के दरवाजे के सामने उतरते हैं और उनमें से एक के हाथ में बंदूक है। पहले तो बदमाशों ने इलाके की रेकी की और आसपास देखा कि कोई मौजूद तो नहीं है। तसल्ली होने पर एक बदमाश ने बंदूक निकाली और गेट के पास फायरिंग करने लगा। इसके बाद दोनों आरोपी बाइक पर बैठकर फरार हो गए। हमले के दौरान 2 बदमाशों ने हेलमेट पहन रखा था। इसकी वजह से उनके चेहरों की पहचान में मुश्किल सामने आ रही है। हमले के वक्त गेट के आसपास कोई मौजूद नहीं था, इस वजह से कोई घायल नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों हमलावर सट्टे का काम करते थे और पैसे के लेन देन के सिलसिले में ही हमला किया था। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों को तलाशने की कोशिश कर रही है। इधर जम्मू कश्मीर के डोडा में लोग दहशत के बीच में जिंदगी गुजर बसर करने को मजबूर है। यहाँ के थाथरी इलाके के बस्ती गांव में लैंडस्लाइड की वजह से हालात खराब होते जा रहे हैं।
आलम यह है कि कई घरों में दरार आ चुकी है, जिस वजह से लोगों को घर खाली करना पड़ रहा है। दरकते घरों की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की है। किश्तवाड़ बटूट नेशनल हाईवे के पास थात्री इलाके के इस नई बस्ती गांव में लोग इन दिनों बेहद दहशत में हैं। पिछले महीने ही आए घर में दरार आ गई थी, लेकिन गुरुवार को हुए लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ के हालात बेहद खराब हो गए हैं। कई घरों में बड़ी दरारें आ चुकी हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने 19 घर, एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली करवाया है। साथ में इलाके में रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि लैंडस्लाइड की वजह से ये इलाका नीचे की ओर जा रहा है। ऐसे में इसको बचाना मुश्किल साबित हो रहा है। घरों में दरार पर एक रिपोर्ट ASI यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भेजी गई है। प्रशासन को भी इस बात का डर है कि दूसरे घरों में ये भी दरारें आ सकती है। प्रशासन ने यहाँ प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी घर की व्यवस्था की है। जिन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है उनमें पुलिसकर्मी, सैनिक, मजदूर भी शामिल हैं। जोशीमठ का दर्द लोग अभी भूले नहीं थे कि इस बीच डोडा की इन तस्वीरों ने लोगों को डरा दिया है। बिहार में अब तक सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। शराब तस्करों के खिलाफ प्रशासन भी एक्शन मोड में है। बिहार की राजधानी पटना में दिन दहाड़े एक चाय की दुकान पर अवैध शराब बेची जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हालांकि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। बिहार में अब तक सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। शराब तस्करों के खिलाफ प्रशासन भी एक्शन मोड में है। आए दिन शराब के ठिकानों पर छापेमारी करके उन्हें नष्ट किया जा रहा है। बावजूद इसके अवैध शराब तस्करी की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां दिन दहाड़े शराब बेचने का कारोबार हो रहा था। आरोपी चाय की दुकान की आड़ में शराब बेच रहे थे। पुलिस को इस बात की जानकारी लगी तो ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। शराब मामले में कुल 5 लोगों को महिला सहित जो है गिरफ्तार किया गया है। पुलिस छापेमारी में कई लोग नशे की हालत में भी मिले। फिलहाल पुलिस आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर दूसरे तस्करों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। देश के कुछ इलाकों में अभी भी बर्फबारी और एवलांच से राहत नहीं मिली है। पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को इन मुसीबतों से 2-4 आए दिन होना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के गुरेज में पहाड़ों से सफेद बर्फ खिसक रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हालात ऐसे हैं कि हाल ही में हुए एवलांच में 2 विदेशी पर्यटकों की जान भी चली गई थी। देश के ऊपरी इलाकों में मुसीबत का पहाड़ और बढ़ता जा रहा है। पहले बर्फबारी और अब एवलांच। आए दिन कोई न कोई मुश्किल पहाड़ों पर रहने वालों के सर पर पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के गुरेज का ये वीडियो देखिए। पहाड़ों से सफेद मुसीबत कितनी तेजी से नीचे की ओर खिसक रही है। जम्मू कश्मीर में हुए हाल ही में एवलांच में 2 विदेशी पर्यटकों की जान चली गई थी। मुसीबत यही नहीं थमती। शोपिया के कुछ इलाके में तो बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा है, जिससे बच्चों के स्कूल तक बंद हो गए हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद अब एवलांच का खतरा बढ़ गया है। उत्तराखंड में एवलांच को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी जनपद में 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी और एवलांच आने का अलर्ट जारी है। मगर इस बर्फबारी में जश्न मनाने का मौका भी स्थानीय लोग नहीं छोड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में स्नो